अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सो यूनिट 8 कंटिन्यूड है और सेल बायोलॉजी का हमने पढ़ना है और सेल डिवीजन का इस बारे में इसमें पढ़ना है। चैप्टर 21 से सेल डिवीजन है और चैप्टर 4 से बायोलॉजी है। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस है जिसमें सारा पहले ऊपर जो है वो सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं और जो आखिरी 3 पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, वो एक्चुअली सेल डिवीजन के टॉपिक्स हैं। तो हमने सेल डिवीजन पढ़ना है तो उसमें सेल साइकिल है, माइटोटिक फेज है, माइटोसिस है, मियोसिस है, यानी कि ऑलमोस्ट सारा ही चैप्टर है। पूरा चैप्टर ही हम इसको कवर करेंगे और एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके 3 लेक्चर एक्चुअली बनेंगे। सेल डिवीजन हम एक ही उसमें पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में रहे, ताकि सेल बायोलॉजी के हम 2 पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, सेल साइकिल डेफिनेशन है इसकी, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन। यानी कि ये चेंजेस ऐसे सीक्वेंस होती हैं जिसमें पहले क्या होगा कि सेल ग्रो करेगा, उसके बाद डीएनए डबल होगा और फिर सेल डिवीजन हो जाएगी। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 फेजेस हैं, एक इंटरफेज है, दूसरा एम फेज है। इंटरफेज, इंटर कहते हैं इन बिटवीन। इंटरफेज एक्चुअली टाइम पीरियड है बिटवीन 2 कंसेक्टिव एम फेज। मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये एक्चुअली प्रिपरेशन फेज है। अब यहाँ पर ओवरऑल एक डायग्राम देख सकते हैं, बुक की डायग्राम है कि सेल साइकिल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। एम फेज में अगर माइटोसिस है तो माइटोटिक फेज, अगर मियोसिस है तो मियोटिक फेज। तो ये 2 सेल इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर एक सेल परमानेंटली या टेम्परेरीली जो है वो जाता है G0 फेज के अंदर। जैसे आईलैंड्स के सेल्स हैं, हार्ट के टिश्यूज हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, वो परमानेंटली एक दफ़ा डिवीजन करने के बाद, सेल साइकिल करने के बाद वो G0 फेज में चले जाते हैं। इसके अलावा स्किन सेल है या लीवर सेल है या डिफरेंट और सेल्स हैं, वो टेम्परली जाते हैं G0 फेज में और जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा से वो सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक ओवरव्यू देख लें कि माइटोसिस में 2 फेज हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में 3 फेज हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एम फेज में 2 फेज हैं, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। सो G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज भी बोलते हैं, इट इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल की चीज़ें डबल होती हैं, सेल का साइज बढ़ता है, स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, डीएनए के सब यूनिट्स इकट्ठे होते हैं ताकि अगले फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो सके। अब एक जो फंजाई है, जीस्ट 90 मिनट्स लेता है सेल साइकिल के लिए, लेकिन ह्यूमंस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पूरे 1 दिन लग जाता है, 24 घंटे लग जाते हैं। तो G1 फेज उन 24 घंटों में से 9 घंटे लेता है। एस फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये 10 आवर्स लगते हैं। G2 फेज, इसको प्री माइटोटिक फेज यानी माइटोसिस से पहले वाला फेज भी कहते हैं। इसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए एनर्जी स्टोर होती है, माइटोसिस रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं, आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल के सब यूनिट्स बनते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर्स बन सकें, और ये 4.5 आवर्स है। ठीक है। तो इंटरफेज में सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? 10 आवर्स। और अब देखो ये इस तीनों टाइम को मिलाओ, तीनों टाइम्स को, G1 फेज, S फेज या G2 फेज में, तो बनते हैं 23 या 5 घंटे ऑलमोस्ट। बाकी जो 30 मिनट्स हैं वो एम फेज में लगते हैं। तो इट मीन्स कि सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज एम फेज है, इंटरफेज का सबसे छोटा फेज G2 फेज है, सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज एस फेज है, और इंटरफेज का भी सबसे बड़ा फेज एस फेज है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। फिर कैरियोकिनेसिस, इसको पढ़ते हैं, बैक स्लाइड्स पे जाते हैं। देखिए, एम फेज में 2 फेजेज में हमने पढ़ लिए, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियो कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस, कैरियोकिनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और साइटोकिनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा? सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स जो कि अनडिवाइडिंग सेल में तादाद में 2 होते हैं, जब सेल इंटरफेज में जाता है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाते हैं। लेकिन ये चारों सेंट्रियोल्स एक ही सेंट्रोसोम में मौजूद होते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? साइटोप्लाज्म में एक जगह होती है जिसमें चारों सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही एम फेज स्टार्ट होता है तो ये 2 सेंट्रियोल एक साइड पे चले जाना शुरू हो जाते हैं, 2 सेंट्रियोल सेल की एक साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं और सेल में 2 पोल्स बन जाते हैं। फिर माइटोटिक ऑपरेटर्स की फॉर्मेशन है। माइटोटिक ऑपरेटर्स में सेंट्रियोल्स हैं और 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइबर्स हैं, और ये 3 सेट्स एक एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है और आरएनए के ट्रेसेस होते हैं। अब इसमें पहला
यानी कि 3 सेट्स को बुक ने 2 हेडिंग्स में डिफाइन किया। पहली हेडिंग है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आउटवर्ड निकलते हैं सेंट्रियोल से, बैक साइड पे इनकी शेप स्टार लाइक होती है, इसलिए इन्हें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये एस्टर्स बनाते हैं या फाइबर्स बनाते हैं जिन्हें एस्ट्रल स्पिंडल्स कह सकते हैं या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। फिर जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये मजीद इनके 2 सेट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक है किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। अब सेंट्रोमेयर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, एक पार्ट है जिसके साथ क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं। उस सेंट्रोमेयर पे एक पोजीशन होती है किनेटोकोर, जिसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, बेस सब यूनिट्स भी होते हैं, उसको किनेटोकोर बोलते हैं। और ये फाइबर जो सेंट्रियोल से निकलते हैं और क्रोमोसोम में सेंट्रोसोम में उन किनेटोकोर के पोर्शन से अटैच हो जाते हैं, इसलिए इनको किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी निकलते तो सेंट्रियोल से ही हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, आपस में जोर आजमाई करते हैं, इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि सेल जब क्रोमोसोम्स को सेपरेट करे तो अपनी पोजीशन को ना खोए, ठीक है जी। अब ये जो सारा मैंने आपको बताया कि 3 सेट ऑफ स्पिंडल्स हैं और एस्टर्स हैं, ये सारा माइटोटिक अपरेटस कहलाता है। माइटोटिक अपरेटस क्या है कि ये न्यूक्लियस से इसका साइज बड़ा होता है, इसका फंक्शन क्या है कि इसने क्रोमोसोम को कैप्चर करना है, उनको अलाइन करना है और फाइनली उनको सेपरेट करना है इस तरीके से कि क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। फिर ये ओवरव्यू है स्मार्ट आर्ट की फॉर्म में। फिर कैरियोकिनेसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब देखिए सेल के अंदर जो डीएनए है वो होता है क्रोमैटिन नेटवर्क पे। जब नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर अगर आप उसे देखेंगे तो आपको सेल के अंदर एक थ्रेड का एक गुच्छा नजर आएगा, स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। उसका डायमीटर बुक ने लिखा हुआ है 0.25 to 0.50 माइक्रोन मीटर। और आप उसे अगर देखना चाहोगे तो आपको स्टेन्स, डाइज यूज करने पड़ेंगे। ऐसे डाइज या स्टेन्स जो हिस्टोलॉजी में यूज होते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स, उनकी वजह से आप देख सकते हो। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर आप इजीली क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। तो प्रोफेज में एक्चुअली क्या होगा कि क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, यानी कि डबल होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियर मटेरियल मिक्स हो जाएगा, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलाइट डिसअपेयर हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो किनेटोकोर फाइबर्स हैं वो राइट पोल से निकलेंगे, लेफ्ट पोल से निकलेंगे, एक क्रोमोसोम को 2 फाइबर्स मिलते हैं तो वो उन क्रोमोसोम को पकड़ के सेंटर में अटैच करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये मेटाफेज प्लेट बन जाती है। एनाफेज सबसे क्रिटिकल फेज है और इसका काम क्या है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है क्रोमोटिड्स की, कि जब सेंट्रोमेयर की डिवीजन हो तो एक क्रोमोटिड एक तरफ चला जाए, दूसरा दूसरी तरफ चला जाए। तो कैसे होगा, किनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब पहली बार पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एलोंगेट करेंगे और आपस में इंटरडिजिटेट करेंगे। फिर टीलोफेज है, प्रोफेज की रिवर्स इसमें इवेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन मटेरियल बना देता है, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और न्यूक्लियोलाई रीअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ये है कैरियोकिनेसिस। फिर होते हैं साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट है। एनिमल्स में कैसे है कि जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेल के सेंटर में मौजूद होती है एक्टिन और मायोसिन, इनको सिग्नल भेजते हैं। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं, ऐसा रिंग बनाते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है और उसके बाद क्लीवेज फॉरो यानी वो लाइन गुजरती है जो सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। प्लांट्स में जरा डिफरेंट होता है, प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनती है और फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनती है उन वेजिकल से जो गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। और जब टीलोफेज आता है तो ये सेल के सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, एक प्लेट बन जाती है इनसाइड से आउटसाइड, ठीक है। और इन मेम्ब्रेन की जो वेजिकल्स है वो नए बनने वाले सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं और इन वेजिकल में मटेरियल होता है जिसके पास सेलुलोज और पैक्टिन, यानी कि जिनसे आगे जाके सेलुलोज पैक्टिन बनता है। ये एक डायग्राम है, अब देख लो कि इंटरफेस में क्रोमैटिन मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आस्ता आस्ता ब्रेक हो रही है, ये 2 सेंट्रोल मौजूद हैं। प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है तो क्रोमोसोम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आस्ता आस्ता ब्रेक होती है, किनेटोकोर फाइबर्स ओरिजिनेट करना शुरू कर देते हैं। मेटाफेज होती है तो देखो एक क्रोमोसोम को 2 फाइबर्स हैं, हर एक सेंट्रियोल से एक फाइबर है, तो इस तरह से सेंटर में इसको अरेंज कर दिया जाता है। अगर ह्यूमन सेल्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रोमोसोम इस तरीके से 46 क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में देखो किनेटोकोर फाइबर्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये देखो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं और आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या है कि सेल इस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, फाइबर किनेटोकोर पोलर ख़त्म हो गए,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई। साइटोकिनेसिस में देखें कि ये इस तरीके से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में क्या है जी, माइटोसिस के हवाले से। एनिमल सेल में शेप चेंज नहीं होती है, एक्चुअली होती है, और प्लांट सेल में नहीं होती है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है बच्चों सेल वॉल। तो एनिमल सेल के अंदर जो शेप है वो चेंज होती है क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर शेप चेंज नहीं होती बिकॉज उसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। साइटोकिनेसिस एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन होती है, प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। जो साइटोकिनेसिस की डायरेक्शन है एनिमल सेल में आउटसाइड से इनसाइड है, प्लांट सेल में इनसाइड से आउटसाइड है। देखें ये है एनिमल सेल के हवाले से। ये माइक्रोफिलामेंट रिंग बन गया, उसके बाद ये रिंग स्मॉल होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे क्लीवेज फॉरो बनेगी और इस तरीके से सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जबकि प्लांट सेल में क्या है कि गोल्गी ऑपरेटस से देखो ये वेजिकल बन रहे हैं, वेजिकल इनसाइड से आउटसाइड बन रहे हैं, फिर ये प्लेट बन जाती है और प्लेट के बाद ये सेपरेट एक दूसरे से हो जाते हैं और दो सेल्स इसके अंदर ओरिजिनेट हो जाएंगे। फिर माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम में रोल प्ले करता है, सेम जेनेटिक मटेरियल कॉन्टिन्यूटी है। प्लांट और एनिमल सेल में रिप्रोडक्शन में इसका रोल है, रीजनरेशन, हीलिंग ऑफ वुंड है, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स हैं, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग, जो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट ग्रोथ है, वो सारा माइटोसिस। जैसे देखिए जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। जब बच्चा जब बनता है 9 मंथ्स में, तो एक्चुअली माइटोसिस के थ्रू ही है। तो ये माइटोसिस की ही जो है वो एप्लीकेशन है। फिर माइटोटिक एरर क्या है कि अगर माइटोसिस प्रॉपरली ना हो, एरर से मुराद ये है कि अगर 100 सेल्स बनने हैं, 100 के बजाय 200 बन जाएं, 200 से 400, 400 से 800 बनते जाएं, तो ये माइटोटिक एरर है। माइटोटिक एरर्स क्यों होती है? ड्यू टू म्यूटेशन जीन्स के अंदर। कौन से जीन? जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, यानी कि वो प्रोटीन जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं, अगर उनके जीन्स में म्यूटेशंस आ जाएं तो उससे माइटोटिक एरर हो सकती है। कितनी म्यूटेशन? 3 to 20 म्यूटेशन, मिनिमम 3, मैक्सिमम 20। और एरर से क्या होगा? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, जिसे बोलते हैं हम ट्यूमर बोलते हैं। अब ट्यूमर दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर या दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है, ठीक है, सेल्स की प्रोलिफरेशन तो है लेकिन वो लोकलाइज्ड है, मसलन इंटेस्टाइन में बना वहीं रुक गया, फैला नहीं। और इसके लेस डिलीटरियस इफेक्ट होते हैं, यानी इफेक्ट इसके बड़े कह लो कि महदूद पैमाने पे होते हैं, और ये नेबरिंग सेल्स को अपने हार्मोन लाइक सिक्रीशन से डिस्टर्ब करता है। लेकिन अगर कैंसर जहाँ बना और वहाँ से फैल के एक और जगह पे चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में बना, लार्ज इंटेस्टाइन में बना और वो मूव करके लीवर में चला गया, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, वो बेनाइन ट्यूमर नहीं होगा। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं कैंसर। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैलिग्नेंसी हो गई। और ये जो बेनाइन से कैंसर बनने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाता है, अपने सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वॉल्व कर लेता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब कैंसर सेल्स की आइडेंटिफिकेशन 3 बेसिस पे बुक ने लिखा है कि एक तो इनमें हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं जो कि धड़ाधड़ प्रोटीन्स बन रही होती हैं, आरएनए बन रहा होता है, बहुत सारी इसके अंदर माइटोसिस होती है। अब कैंसर सेल की चेंज क्या है, बॉडी में क्या चेंज लाता है कि एक तो जो बेसल अमीना है जिसने सेल को अपनी अपनी प्लेस पर रखा हुआ है, जब सेल्स की तादाद बढ़ेगी तो वो बेसल अमीना को पुश करेंगे, बेसल अमीना को तोड़ देंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह पे जाके इंटरफेरेंस करेंगे, और फिर ये अनलिमिटेडली प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, इनका कोई और काम नहीं होता, फिर ये पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से बंदे की कैंसर से डेथ हो जाती है कि एक तो ये नॉर्मल सेल्स की फूड खा जाते हैं, नॉर्मल सेल्स को फूड से डिप्राइव करते हैं, ऑक्सीजन से डिप्राइव करते हैं, नॉर्मल सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो अब किसी के अगर नॉर्मल सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी सिस्टम में, तो उसका सिस्टम बैठना शुरू हो जाएगा, और जब सिस्टम बैठेगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड टुवर्ड्स कोलैप्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब ये एक डायग्राम है बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखें ये बेनाइन सेल्स हैं, ये जहाँ बने हैं वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन कैंसर में क्या हुआ कि ये बने और फिर इन्होंने फैलना शुरू कर दिया, अब ये मैलिग्नेंट हो गए, अब ये मेटास्टेसिस कर रहे हैं। तो ये डायग्राम से आप डिफरेंस देख सकते हो। फिर है जी म्योसिस। म्योसिस एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है, म्योसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। एक्चुअली म्योसिस के दो पार्ट्स होते हैं, म्योसिस 1 और 2। म्योसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, और इसके नतीजे में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। प्लांट सेल में म्योसिस होती है स्पोर फॉर्मेशन में, और एनिमल में होती है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन।
तो म्योसिस 1 और म्योसिस 2, और म्योसिस 1 में फिर प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है। फिर प्रोफेज 1 में, अच्छा प्रोफेज 1 क्या, ये प्रोलॉन्ग फेज है, यानी माइटोसिस के प्रोफेज से लंबा है, और इसमें क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। होमोलोगस पेयर्स आपस में सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। इससे मुराद ये है कि देखो स्पर्म और एग है, ठीक है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं, एग में 23 क्रोमोसोम है। अब स्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी तादाद भी 1 है, और एग में जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी तादाद भी 1 है, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन हुए, जाइगोट बन गया, तो फादर की तरफ से भी क्रोमोसोम नंबर 1 आ गया, मदर की तरफ से भी क्रोमोसोम नंबर 1 आ गया। तो ये दोनों जो अब 1 नंबर क्रोमोसोम है जाइगोट में, ये आपस में होमोलोगस पेयर है। अब जब इस बंदे में, अब चाहे ये मेल है या फीमेल है, जब ये मैच्योर होगा, जाइगोट से ज़ाहिर बॉडी बड़ी पैदाइश होगी और वो फिर मैच्योर हो गया, जब उसके अंदर जर्म फॉर्मेशन होगी, जर्म सेल्स फॉर्मेशन होगी, तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 जो फादर की तरफ से आया था और क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर की तरफ से आया, वो दोनों पेयर अप हो जाएंगे, वो आपस में बिहेव करेंगे एज होमोलोगस पेयर्स। अगर मेल है तो फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया था, मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया था, एक्स और वाई आपस में पेयर हो जाएंगे, तो आइडेंटिकल नहीं है, वो सिमिलर है, ठीक है। और इंटरफेज जो है इसका म्योसिस का, इसमें G2 फेज नहीं होता, कहा ही जाता है कि G2 फेज के इवेंट्स जो हैं वो प्रो फेज में ही चले जाते हैं। अच्छा, प्रोफेज 1 के फिर 5 मजीद पार्ट्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइक्रिस। इनके इवेंट्स को आपने याद रखना है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन में क्या, सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये स्टार्ट हो जाते हैं, और ये पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक है और पॉइंट टू पॉइंट है, यानी अगर क्रोमोसोम नंबर 1 पेरेंट फादर की तरफ से आया, अगर उसका जीन नंबर 1 है, तो जो मदर की तरफ से क्रोमोसोम नंबर 1 आया उसका भी जीन 1 होगा, इस तरीके से। और इसकी कोई स्पेसिफिक पॉइंटिंग नहीं होती कि इसने एंड से स्टार्ट होना है, मिडल से होना है या टॉप से होना है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। अभी जो पेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये फ्यूज नहीं होता, पेयर्ड होता है, इसको बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। बाइवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है, टेट्राड इसलिए बोलते हैं कि 4 क्रोमेटिड है। फिर आता है जी पैकेटी, इसमें पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, इसमें एक पॉइंट बनता है क्याजमेटा, और ये क्याजमेटा वो पॉइंट है जिसपे दोनों क्रोमोसोम आपस में जीन को एक्सचेंज करेंगे, जेनेटिक रीशफलिंग होगी। और ये पैकेटीन जो है ना, डिपेंड करता है एनिमल्स में, ये डेज में भी रह सकता है, वीक्स में भी रहता है, और ईयर्स तक भी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, फीमेल में जब फर्स्ट एग बनता है तो वो पैकेटीन में स्टे करता है मैनी ईयर्स तक। फिर डिप्लोटीन है, पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सेपरेशन कंप्लीट अभी नहीं होती, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्याजमेटा के पॉइंट पे अटैच रहते हैं। डायक्निसिस में क्या जी, कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाती है, सेपरेशन ऑलमोस्ट हो जाती है, लेकिन अभी भी एक पॉइंट पे ये अटैच रहते हैं ताकि उनको इकट्ठे रखा जाए, और जब सेपरेशन हो फिर इनको अलग किया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड डिसअपेयर हो जाते हैं। आप अभी तक एक बात नोट करें कि अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं हुई। फिर मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होगी, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे, कैनाटोकोर फाइबर्स कैनाटोकोर से अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सेंटर के अंदर सेल के मेटाफेज प्लेट बन जाएगी या इक्वेटोरियल प्लेट बन जाएगी, और सेंट्रियोल से जो हैं वो कैनाटोकोर फाइबर्स निकलेंगे और वो क्रोमोसोम के पेयर को सेंटर में अरेंज करना शुरू कर देंगे। एनाफेज 1 बड़ा क्रिटिकल फेज है, और ये इस बात को इंश्योर करता है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट भी होंगे, यानी पूरे क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उन क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, और एनाफेज 1 ही एक्चुअली रिडक्शन फेज का सबब बनता है। फिर टेलोफेज 1 है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज हो जाती है, क्रोमोसोम उसके न्यूक्लियोटाइड पे रीअपेयर हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स वाले मुकाबले में हाफ हो जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम डीकॉन्डेंस हो जाएंगे। फिर म्योसिस 2 है, म्योसिस 2 में साइटोकिनेसिस होगी, ठीक है, और यानी कि साइटोकिनेसिस म्योसिस 1 में होगी, फिर म्योसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसका कैरियोकिनेसिस आ जाएगा, और इस तरीके से ये फिर इसमें फिर प्रोफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। बुक ने उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। प्रोफेज 2, अब ये म्योसिस 2 को कहा जाता है कि ये माइटोसिस की तरह, माइटोसिस नहीं, माइटोसिस की तरह होती है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर तो एस फेज होता है, म्योसिस 2 में जब इंटरफेज होता है तो उसमें एस फेज नहीं होता, ये बात आपने पर की। तो ये माइटोसिस की तरह है, माइटोसिस नहीं, माइटोसिस की तरह क्यों है, क्योंकि माइटोसिस में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में, और एनाफेज 2 में भी सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो वही वाले इवेंट्स हैं। प्रोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस करेंगे,
मोनोटिक अपरेटस बनना शुरू हो जाएगा। मेटाफेज 2 में क्या है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होंगे। एनाफेज 2 में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे सेपरेट हो जाएंगे। टीलोफेज 2 में क्या होगा कि 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे सेल में, यानी कि जो 2 सेल बने थे उनसे 2 और बन जाएंगे, तो टोटल 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। अब इसकी डायग्राम देखते हैं पहले। तो ये लेप्टोटीन में आप देखो कि प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन में सिनेप्सिस हो जाती है। पैकेटीन के अंदर ये देखें, ये क्याज़मेटा है या क्याज़मा सिंगुलर, क्याज़मेटा प्लूरल, इससे जीन्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। डिप्लोटीन में क्या है, ये एक दूसरे से अब देखो ये सेपरेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद डायग्नेसिस के अंदर मुकम्मल तौर पे कंडेंस हो गए हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ ये अटैच रहते हैं। और ये अब देखो कि ब्लू के ऊपर पिंक कलर आ गया और पिंक के ऊपर ब्लू आ गया, इसका मतलब क्या, इन्होंने डीएनए को एक्सचेंज कर लिया। अब ये देखो प्रोफेज 1 है, डिप्लाइड है, यानी 4 क्रोमोसोम। डिप्लाइड से क्या मुराद है, डबल हो जाएगा। देखो ये ब्लू आप समझ लें क्रोमोसोम 1 है, एक फादर से है एक मदर से है। ये पिंक भी है, ये क्रोमोसोम नंबर आप कह सकते हो कि 1 है। इसमें देखें, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि ये जब सेल जाता है ना एस फेज में, ठीक है, तो 46 की बजाय 92 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। 46 क्रोमेटिड्स अगर हो तो 23 क्रोमोसोम बनते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं। और अगर 92 क्रोमेटिड्स हो जाएं तो 46 उससे क्रोमोसोम बन जाते हैं, यानी हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज हो जाती हैं। तो फर्ज करें ये फादर की तरफ से क्रोमोसोम आया था, एस फेज हुआ तो इसकी एक और कॉपी बन गई। ये क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया था, इसकी कॉपी हुई तो ये डबल हो गया। तो इसलिए 2n लिखा है कि टोटल 4 इसके अंदर आ जाते हैं क्रोमेटिड्स, यहाँ ये मुराद है। मेटाफेज 1 में क्या हुआ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप हो गए। एनाफेज 1 में क्या हुआ कि क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हुए, इनके क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए। टीलोफेज 1 में क्या हुआ कि एक सेल से 2 सेल बन गए। अब फिर इन दोनों सेल्स में मेटाफेज 2 स्टार्ट हुआ। अब n = 2 ही है, क्योंकि यहाँ पे अब एस फेज नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम माइटोसिस की तरह सेंटर में अकेले अकेले अरेंज होंगे। एनाफेज 2 में माइटोसिस की तरह सेंटर में इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। और टीलोफेज 2 में क्या हुआ कि अब देखो कि 1 2 3 4, अब यहाँ से 4 सेल्स बन जाएंगे। तो म्योसिस के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन 2 बार है, न्यूक्लियस की डिवीजन 1 बार है, और वह कब होती है, एनाफेज 2 में। अब म्योसिस अगर सही तरह काम ना करे तो उससे एक प्रॉब्लम होता है जिसे बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। जंक्शन कहते हैं किस चीज़ का जुड़ना, यानी क्रोमोसोम जब पेयर अप होते हैं तो वो जंक्शन करते हैं, जब वो नॉर्मली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो डिसजंक्शन करते हैं। अगर वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो तो वो नॉन डिसजंक्शन करते हैं। तो ये म्योटिक एरर्स हैं जो कि एनाफेज और टेलोफेज में हो जाते हैं। अब ये बुक ने कुछ सिंड्रोम्स की एक्सप्लेनेशन लिखी है, कुछ की नहीं लिखी है, मैंने सबको यहाँ पे टेबल में मेंशन कर दी। तो डाउन सिंड्रोम है, नॉन डिसजंक्शन 2 तरह की है, ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन एंड सेक्स क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। और सेक्स क्रोमोसोम में फिर एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाता है। अब ये जो 7 क्रोमोसोम टेबल में गिवन है, इसमें से डाउन सिंड्रोम, पेटो सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ये है जी ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। और जो लाइनफेल्टर है, टर्नर सिंड्रोम है, मेटा फीमेल है, जैकब सिंड्रोम है, ये है सेक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन। तो डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम, यानी कि इसमें डिसजंक्शन नहीं हो पाती, और जो रिजल्टिंग सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 47 हो जाती है, यानी 46 की बजाय 47 हो जाएगी। यानी कि देखो उस इंडिविजुअल में 21 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होनी चाहिए ना, लेकिन 2 की बजाय 3 कॉपीज हो जाती हैं, तो ओवरऑल क्रोमोसोम काउंट बन जाता है 46 से क्या हो जाएगा, 47। इसलिए से ट्राइसोमी कहा जाता है। सोमा कहते हैं बॉडी को, डाइसोमी का मतलब 2 बॉडी, ट्राइसोमी का मतलब 3 बॉडी, यानी क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 बॉडीज उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं इसको। क्रोमोसोमल मेकअप इसका क्या हो जाएगा, 2n+1, 2n नॉर्मल है 46 और एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा। सिम्टम्स क्या है, फ्लैट ब्रॉड फेस, सीक्वेंट आइज विद स्किन फोल्डेड इनटू इनर कॉर्नर, इसलिए इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है कि मंगोलों की तरह गैस हो जाती है। प्रोट्रूडिंग टंग, जुबान बाहर को हो जाती है, ब्रेन इनका डेवलप नहीं होता, और नर्वस सिस्टम इनका प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, डिफेक्टिव होता है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 45 ऑटोसोम प्लस XY, यानी ये मेल को भी इफेक्ट करता है और फीमेल को भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बुक ने फीमेल के रेफरेंस में लिखा हुआ है।
कि अगर 18 ईयर्स की एज में अगर कोई खातून है तो उसमें नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बड़े कम हैं, 1000 में से एक। अगर उसकी एज 40 ईयर्स हो जाए तो 100 में से एक हो जाता है। अगर 45 ईयर्स की एज में चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं, 3/100। तो यानी कि वो फीमेल अफेक्टेड, उससे पैदा होने वाले बच्चे उससे अफेक्ट होंगे। अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी 40 में से एक, बर्थ फ्रिक्वेंसी 700 में से एक। मोनोसोमी इसमें नहीं है। मोनोसोमी से मुराद क्या है कि अगर क्रोमोसोम की कॉपी दो नहीं चाहिए, दो की बजाय अगर एक रह जाए, ये मोनोसोमी है। लेकिन चूंकि इसमें दो की बजाय 3 होती है तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी। ठीक है, टेट्रासोमी नहीं है, यानी क्रोमोसोम नंबर 21 की 4 कॉपीज नहीं होती, 3 होती है। और पेंटासोमी भी इसमें नहीं है। लाइन फिल्टर में ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसेंशन है, कभी कभी वाई की हो जाती है। अब इसका क्रोमोसोमल मेकअप 2n+1 भी हो सकता है, बुक में लिखा हुआ है 2n+2 भी हो सकता है, 2n+3 भी हो सकता है। यानी ये एक्स क्रोमोसोम एक भी ज़्यादा हो सकता है, दो भी ज़्यादा हो सकते हैं, और 3 भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है। फिनोटाइपिकली मेल, यानी मेल होते हैं। फ्रिक्वेंटली लार्ज ब्रेस्ट, डाउननेस ज़्यादा होती है, पेट निकला हुआ होता है, टेस्टिस स्मॉल है, इनमें स्पर्म नहीं होते, अंडर 12 सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में। और अगर आप क्रोमोसोमल मेकअप देखो तो ऑटोसोम तो 44 हैं, लेकिन एक्चुअली XY होना चाहिए था, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, 47 हो गए, तो फीमेल करेक्टर बढ़ जाएगा। अगर 2x ज़्यादा हो जाए तो 48 हो जाएगा, 3x ज़्यादा हो जाए तो 49 हो जाएगा। और समटाइम्स क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा इनमें हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी यानी इनमें 0 चांस है, अबॉर्शन नहीं होती। बर्थ फ्रिक्वेंसी 1500 में से एक है, मोनोसोमी नहीं है ये। अच्छा, इसमें ट्राइसोमी भी हो सकती है, क्योंकि देखें सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए, यहाँ 3 है तो ये ट्राइसोमी। टेट्रासोमी भी हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए, यहाँ 4 है। पेंटासोमी भी हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए, यहाँ पे 5 है। टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो क्रोमोसोमल मेकअप क्या हुआ, 2n-1। सिम्टम्स क्या है जी, फीमेल अपीयरेंस विद शॉर्ट स्टेचर का छोटा होता है, वेब नेक है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे है वेब नेक से मुराद क्या। ओवरीज नहीं होती, इनमें जम सेल्स नहीं बनते, और ऐसी फीमेल्स की अगर शादी भी हो जाए तो उनके आगे औलाद नहीं हो सकती। और इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, 45, क्योंकि 44 ऑटोसोम और एक एक्स इनके अंदर होता है। अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी 18 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 18 है। बर्थ फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 6000 है। इनमें मोनोसोमी है। होना क्या चाहिए था कि एक्स क्रोमोसोम 2 थे, लेकिन एक है। मोनो मीन 1, सोमो मीन बॉडी, तो इनमें एक बॉडी है, तो इनमें मोनोसोमी है। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी इनमें नहीं है। पैटो सिंड्रोम 13 क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है, 2n+1 है, सिम्टम्स गिवन नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो 45+XY भी हो सकता है, 45+XX भी हो सकता है। ठीक है जी। अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 33, बर्थ फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 15,000। इनमें सिर्फ ट्राइसोमी है, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है। क्रोमोसोमल मेकअप 2n+1 है। सिम्टम्स बुक ने नहीं लिखे। अगेन चूंकि ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है तो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है, तो ऑटोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 200, बर्थ फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 6000। मोनोसोमी नहीं है, ट्राइसोमी है, टेट्रासोमी, पेंटासोमी नहीं। मेटा फीमेल एक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है, यानी एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। तो 2n+1 भी एक भी ज़्यादा हो सकता है, और 2 एक्स क्रोमोसोम भी ज़्यादा हो सकते हैं। सिम्टम्स नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 44 ऑटोसोम है, 3 एक्स हो जाए, या 44 ऑटोसोम और 4 एक्स हो जाए। अबॉर्शन फ्रिक्वेंसी 0, बर्थ फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 1500। मोनोसोमी नहीं है, ट्राइसोमी हो सकती है, और टेट्रासोमी भी हो सकती है, पेंटासोमी नहीं है। जैकब सिंड्रोम ये चैप्टर 19 में डिस्कस किया हुआ है। वाई क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन है, वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 2n+1। सिम्टम 19 चैप्टर में टॉलनेस, एग्रेसिवनेस, मेंटल डिफेक्ट, एंटी सोशल बिहेवियर। अगेन इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, 44 होने चाहिए ऑटोसोम, और एक्चुअली एक वाई इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जेनेटिक मेकअप बनता है। वॉशर फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है, बर्थ फ्रिक्वेंसी 1 आउट ऑफ 1000 है, मोनोसोमी नहीं है, ट्राइसोमी है। ठीक है, 3 सेक्स क्रोमोसोम है, टेट्रासोमी भी नहीं, और पेंटासोमी नहीं। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इस टेबल को याद करना आपको समझ आ जाएगा। अभी आप ये देख सकते हो, ये हेल्दी मेल है और ये लाइन फिल्टर है। लार्ज ब्रेस्ट है, इनमें ओबेसिटी भी आ जाती है। ये डाउन सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम है, देखिए ये वेबनेक है, इसको वेबनेक। फिर है ये अपॉप्टोसिस नेक्रोसिस। अब सेल की जितनी एक्टिविटीज है, सेल डिवीजन, पैटर्न फॉर्मेशन,
मोटेलिटी, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, ये सारी की सारी क्या है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और इनको इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। अब हर सेल की किस्मत है कि इसने कितने देर जिंदा रहना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इवन उसकी डेथ भी जो है वो प्रोग्राम होती है। ठीक है जी। और आप इसमें देख सकते हो ये अपॉप्टोसिस दिखाया हुआ है कि पहले माइल्ड कॉन्वुलेशन होती है, वो शक्ल को चेंज करता है, क्रोमैटिन मेटल कॉम्पैक्ट होता है, फिर अलहदा होना शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाता है, फिर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होती है, फिर ब्लैब्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इन फ्रेगमेंट्स को फैगोसाइटोसिस करके ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता। नेक्रोसिस में क्या होता है कि अगर आपको चोट लग जाए, आप गिर जाओ, तो उससे क्या होगा, जो सेल्स डैमेज होंगे वो सेल्स अपना इंटरनल मटेरियल रिलीज करेंगे और नेबरिंग सेल्स को भी डैमेज करेंगे, इसलिए जब भी चोट लगती है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कंपैरिजन है, इसको याद करें। एपोप्टोसिस की डेफिनेशन क्या है, इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट सुसाइड। तो है ना, आप खुशी से खुदकुशी कर लेते, तो वो यही बात है। नेक्रोसिस क्या है जी, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। अदर नेम एपोप्टोसिस में सेल सुसाइड, नेक्रोसिस में सेल मर्डर। रिलीज ऑफ इंटरसेलुलर कंटेंट्स, अभी हमने देखा एपोप्टोसिस में सेल का अंदरूनी मटेरियल बाहर रिलीज नहीं होता, नेक्रोसिस में होता है। एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं है, नेक्रोसिस में है। नेबरिंग सेल्स को डैमेज नहीं है, एपोप्टोसिस में, नेक्रोसिस में है। फैगोसाइटोसिस यस इसलिए की जाती है ताकि उसको ख़त्म कर दिया जाए और उससे नेबरिंग सेल्स डैमेज ना हो, लेकिन नेक्रोसिस में नहीं होती। एग्जाम्पल जो बुक में लिखी है कि ह्यूमन मेमोरी में जो टेल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कैसे खत्म किया जाता है कि टेल के जो सेल्स है ना वो अपने लाइफ वो अपने आप को खुद किल करना शुरू कर लेते हैं। एपोप्टोसिस क्यों होती है कि सिग्नल नहीं मिलता, लिविंग सिग्नल या ट्रॉपिक फैक्टर अगर नहीं मिलेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि मेरा फंक्शन नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपकी उंगलियां होती हैं डेवलपिंग टिश्यूज में, उनमें टिश्यू डेवलप होता है डिजिट्स में, वो ऐसा ख़त्म हो जाता है। न्यूरॉन्स की जो डेथ है डेवलपमेंट में, उसको कंट्रोल, ज़्यादा न्यूरॉन्स हो जाते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता है। फिर इसी तरीके से जो आरबीसी हैं वो 4 महीने अपनी एज पूरी करने के बाद उसमें स्प्लीन या लीवर में चले जाते हैं, वहाँ उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्रोसिस की एग्जाम्पल है स्ट्रोक, दिमाग में जो स्ट्रोक लगता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, बोन ब्रेकिंग हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये सारे नेक्रोसिस की एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डायग्राम्स को समझने की कोशिश करें और ऑब्जेक्टिव को इससे याद करें, पास पेपर से, बुक से हेल्प लें और मैं साथ के नोट्स पे अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चन हो तो बच्चों ज़रूर पूछेगा, तब तक के लिए